हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Hello everyone, myself Santosh Chaube and we are discussing about the current affairs। हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय पुराणों में लिखा हुआ है कि क्षितिज जल पाव गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, कि यह जो शरीर है या यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो सारे सभी रचनाएं हैं ये 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू द साइंटिस्ट्स क्लेम दैट देर आर 6 स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं द्रव्य की कुल 6 अवस्थाएं हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फर्मियोनी कंडेंसेट। वे कहते हैं कि द्रव की कुल 6 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनी कंडेंसेट। अभी अभी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उन्होंने ठोस के अतिरिक्त द्रव की एक अन्य अवस्था में भी दाब विद्युत प्रभाव की खोज कर लिया है। और आई वुड लाइक टू टेल यू दिस स्ट्रेंज क्लेम हैज बीन मेड इन अ जर्नल पब्लिश्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द नेम ऑफ जर्नल इज फिजिकल केमिस्ट्री आपका लेटर। तो यह जो फिजिकल केमिस्ट्री लेटर है इसमें यह दावा किया गया। तो आइए हम लोग यहीं से अपने क्लास के आज की जो है पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना थंबनेल पर, यह वास्तव में क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। तो हम लोग अभी इसी पे आते हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपके स्क्रीन पर यह पहला कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में द्रव के किस अवस्था में दाब विद्युत प्रभाव की खोज का दावा भी हाल में ही वैज्ञानिकों ने किया है। रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव क्लेम्ड दैट दे हैव डिस्कवर्ड पीजोइलेक्ट्रिक इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर एंड व्हाट इज दिस। और आपको बताना है कि द्रव की किस अवस्था में दाब विद्युत प्रभाव की खोज का दावा भी हाल के वैज्ञानिकों ने किया। ए द्रव, बी गैस, सी प्लाज्मा, डी बीईसी अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर है पीजो इलेक्ट्रिक अर्थात दाब विद्युत। यह होता क्या है आप इसको समझो पहले, इसके बाद मैं आपके आंसर पे आता हूं। तो यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि यह जो पीजो इलेक्ट्रिक है अर्थात दाब वैद्युत, और इफेक्ट का मतलब हो गया दाब वैद्युत प्रभाव। जब किसी भी ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ जैसे कि क्वार्ट्ज के क्रिस्टल हैं या जो टूरमेलिन है, जब वे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं तो पियरे क्यूरी नाम के एक वैज्ञानिक ने 1880 में यह देखा कि जब उनके स्ट्रक्चर पर दबाव बना जाता है, जब स्क्विच किया जाता है, क्योंकि पीजो एक ग्रीक भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है स्क्विच करना, जब उसको स्क्विच किया जाता है, दबाया जाता है, तो दबाने पर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका हम लोगों ने बड़ा अच्छा ही प्रयोग कर रखा है। जैसे सबसे पहले आपके जितनी भी क्वार्ट्ज की घड़ियाँ आती हैं, सभी क्वार्ट्ज की घड़ियों में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि वहाँ पे जब दबाव बनाया जाता है तो जब वहाँ पर जो आपकी बैटरी होती है उस बैटरी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी
के प्रोड्यूस होने से क्वार्ट्ज की क्रिस्टल में वाइब्रेशन होते हैं और उस वाइब्रेशन को वहाँ पे काउंट करके उसके माध्यम से घड़ियाँ जो है सेकंड बनाती है और सेकंड से फिर मिनट और मिनट से फिर घंटा बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वार्ट्ज के क्रिस्टल हैं जिसमें यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इसी प्रकार से आप अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राम के बारे में जानते हो कि वहाँ पर भी वैसे होता है कि दबाव जब दाब डाला जाता है तो दाब डालने से वहाँ पे क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने से वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का निर्माण होता है और फिर वही वेव्स जो है टकरा करके जब आते हैं इको, उसका जो है वो इको जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से उसको डिसर्न किया जाता है और इस तरीके से पेट के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसका जो है चित्र बना दिया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो आप समझ सकते हो कि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कितना ज़्यादा प्रभावशाली है, कितना ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ इसको ठोस में ही पाया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब तक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक व्यवस्थित प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं होगी, तब तक इस प्रभाव को नहीं पाया जा सकता। लेकिन 140 लगभग 140 साल के बाद मैं कहना चाहूँगा कि अभी अमेरिका के साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि उन्होंने लिक्विड में भी इसको पा लिया, उन्होंने लिक्विड में भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है पाया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा सही है तो निश्चित रूप से ये आने वाली दुनिया को बदल के रख देगा। मैं बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों ने जिस लिक्विड में इसको प्राप्त करने का दावा किया है वो है 1-ब्यूटाइल 3-मिथाइल जोइयम बिस्माइड, और दूसरा है आपका 1-हेक्साइल 3-मिथाइल इमीडेजोइयम बिस्माइड या इमीडेजोइयम बिस्माइड। तो ये दो प्रकार के, ये दो आपके जो लिक्विड हैं, इस लिक्विड में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने यह पा लिया है, इन्होंने जो है यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्राप्त कर लिया है। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खोज है और इसलिए आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। और परीक्षा में प्रश्न मैंने बना दिया कि निम्नलिखित में द्रव की किस अवस्था में दाब विद्युत प्रभाव की खोज का दावा बिहार के वैज्ञानिकों ने किया है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, द्रव अर्थात लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में पहले सॉलिड में स्थित था, अब वैज्ञानिक कहते हैं कि लिक्विड में भी हम इस प्रभाव को पा सकते हैं, इस प्रभाव पा सकते हैं। और आपकी परीक्षा के लिए एक और बात बता दूं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो है खोज 1880 में पियरे क्यूरी नाम के वैज्ञानिक ने किया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से कितने पोत बनाने का रक्षा सौदा किया है। A8, B9, C10, D11। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड। भारत की बात करोगे तो रक्षा के क्षेत्र में जो वस्तुओं की आयात की बात अगर हम लोग करेंगे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। और मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया के लगभग 11% जो आयात हैं वह आपको दुनिया का जो 11% आयात है रक्षा सामग्री का, वो भारत के द्वारा किया जाता है। और एक वर्ष से पिछले 5 वर्षों से इंडिया इज एट द टॉप। लेकिन देखो आयात करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के उद्देश्य से अभी भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत के जो आपकी रक्षा क्षेत्र की दो जो बड़ी कंपनियां हैं जो DRDO के अंतर्गत काम करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनको उन्होंने एक सौदा दिया, उनके साथ एक सौदा किया है। और यह आपको बताना चाहूँगा कि 19,600 करोड़ की लागत से एक कंपनियां, भारत की 2 कंपनियां जो शिप निर्माण का कार्य करती है, उसके देखरेख का काम करती है, उनको या उनके साथ में एक सौदा किया गया है। और ये जो 2 कंपनी है, पहला है गोवा शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड और दूसरा है गॉर्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRAC। एक है आपका कैलकाटा में और दूसरा जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये गोवा में है। मैं बताना चाहूँगा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 7 पोत बनाने का ठेका दिया गया है और जो आपके गॉर्डन रीच एंड शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसको 4 जहाज बनाने के ठेके दिए गए, कुल 11 जहाज। और 2000 में बताना चाहूँगा कि 26 से ये अपनी डिलीवरी देना शुरू कर देंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ पहला कदम है।
सॉरी, पहला कदम, सॉरी, यह जो है बहुत बड़ा कदम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि 2026 तक का फासला बड़ा है और आपसे प्रश्न जो है कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लो कि भारत की रक्षा मंत्रालय, मैं बताना चाहता हूं कि भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है 1958 में स्थापित डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के द्वारा कार्य किया जाता है। और डीआरडीओ के अंतर्गत जो है 58 लगभग प्रयोगशालाएं हैं। और मैं बताना भी चाहूंगा कि 8 जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जैसे भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड है, जैसे आपको गोवा शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जैसे गॉर्डन रीच एंड शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, ये सब इसके अधीन काम करती है। जैसे उसी प्रकार से मसगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, तो ये क्या करती है, ये इसी के अधीन काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है यह भारत के रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए 19,600 का एक उनको ठेका दिया है कि इन कंपनियों को कि आप भारत के लिए जो है शिप बनाओ। और यह मैं बताना चाहता हूं कि यह भारत के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है सरकार की तरफ से। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से कितने पोत बनाने का अच्छा सौदा किया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मतलब 11। यहाँ पे आंसर आपका हो गया 11। यह आपका आंसर हो गया 11। और मैं इसको तोड़ के बता दूं कि यह जो है 19,600 करोड़ रुपए का यह सौदा है। 19,600 करोड़ का सौदा है। और इसमें कुल 11 जो पोत बनाए जाएंगे, इसमें 7 बनाएगी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL, और इसमें 4 बनाएगी आपका गॉर्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो आपका कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। और यह आपके गोवा में है, गोवा शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दुनिया में आप जानते हो सरकार के 3 अंग हैं, पहला विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। और तीनों के बैलेंस पावर को होना बहुत जरूरी है। और तीनों में से किसी की पावर की कटौती की जाती है तो जाहिर सी बात है स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अभी हाल में एक देश ने क्या किया, वहां के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पंख जो है कतरने के लिए एक विधेयक पास कर दिया। वहां की न्यायपालिका के उसने वहां की न्यायपालिका के कुछ अधिकार छीन लिए हैं। तो आपके लिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि अभी हाल में ही किस देश की संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों की कटौती का विधेयक पारित किया है। विच कंट्री हैज पास्ड ए बिल टू कर्टेल पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि वहां की संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों की कटौती के लिए विधेयक पारित किया। ए यहाँ पर है इसराइल, बी है जर्मनी, सी है पाकिस्तान, डी है श्रीलंका। तो आप अपने आंसर जो है यहाँ विकल्प बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइप करो। तो मैं आपको देखो बता ही दिया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तीनों का बैलेंस होना जरूरी है, तीनों के पास पावर का होना जरूरी है। तो अभी पाकिस्तान की संसद ने, पहले वहाँ पाकिस्तान की जो संसद है उसको हम लोग जो पाकिस्तान की संसद है जिसको हम लोग मजलिस शुरा कहते हैं, तो यह जो मजलिस पाकिस्तान का मजलिस शुरा है उसके 2 चैम्बर है। एक का नाम है नेशनल असेंबली है और दूसरे का नाम है सीनेट। तो नेशनल असेंबली ने पहले एक बिल पारित किया और फिर वहाँ के सीनेट ने उस पर मंजूरी दे दी। अब यह जो बिल है उसमें यह है कि सबसे पहली बात है कि अब वहाँ की जो न्यायालय है, वो जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय है, वो अपने खुद से कोई भी मामले की संज्ञान नहीं ले सकती। सीओ मोटो जो होता है कॉग्निजेंस, उसको लेने का अधिकार उससे छीन लिया गया। दूसरी बात है कि वो संवैधानिक बेंच जो है बना करके किसी मामले की सुनवाई करने का अधिकार भी इसे छीन लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जो है सबसे पहले स्थापना किया गया था। फिर 1956 का जब वहां पे संविधान आ गया तो उस संविधान के भाग नंबर 7 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया और उसी सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे पावर भी यहां पर दिए गए।
आपको बताना मैं चाहूँगा कि पहले पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है वो कराची में था, फिर वो ट्रांसफ़र होकर लाहौर में गया, फिर वहाँ से रावलपिंडी में गया, और उसके बाद यह 1990 के दशक में इसको इस्लामाबाद ले आया गया। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में कई बार वहाँ के संसद के लोगों ने जो है अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में के अधिकारों में बहुत ज़्यादा कटौती वो नहीं कर पाए। बट अभी इस समय क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके अधिकारों में प्रकार से कटौती की गई कि अब वो स्वतः संज्ञान लेकर के किसी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का हो जाएगा पाकिस्तान, कि अभी हाल में ही किस देश के संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों की कटौती का विधेयक पारित किया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, मतलब आपका यहाँ पर विकल्प नंबर हो गया सी। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर हो गया सही। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अब कितने लाख तक से अधिक के इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? देयर शैल बी नो टैक्स इन इंडिया above the insurance above the amount of the insurance प्रीमियम इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से कितने लाख तक के अधिक के इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? ए है 3 लाख अधिक इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स लगेगा, सॉरी लगेगा, नहीं लगेगा नहीं, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया। कितने लाख तक से अधिक के इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स लगेगा? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले भारत के में इंश्योरेंस जो कराते थे उसमें किसी प्रकार के प्रीमियम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2023 से जो अभी बजट आपका पारित हुआ, फाइनेंस बिल यह जब पारित हो गया, तो फाइनेंस बिल पारित होने के बाद अब यह हो गया है कि अब जो है एक निश्चित अमाउंट तक ही आप अगर इंश्योरेंस के प्रीमियम भरते हो तो आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। जो इंश्योरेंस जो आपका इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन नंबर 10D है उसमें जो कटौती मिलती थी उसके माध्यम से अब यह हो गया कि आपको एक निश्चित राशि तक प्रीमियम पर कटौती मिलेगी, उसके पहले उसके आगे जो है नहीं मिलेगी। तो आपको ये बताना है कि कितने लाख तक में के ऊपर पर आपका टैक्स लगने लगेगा। ए विकल्प में रूप में 3 लाख है, बी 4 लाख है, सी 5 लाख है, डी 6 लाख है। आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता दूं कि मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसका सेक्शन नंबर 10D है। यह कहता था कि जो प्रीमियम है, जो इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं उस इंश्योरेंस में का यदि अप्लाइड इंश्योरेंस है और इस पे अगर आप कोई प्रीमियम दे रहे हो तो यह प्रीमियम आपका टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन भारत के 2023-24 का जो बजट पारित किया गया उस बजट के माध्यम से अब एक लिमिट लगा दी गई कि केवल और केवल 5 लाख तक रुपए के जो प्रीमियम आपका होगा उस 5 लाख के प्रीमियम पर ही अब आपको टैक्स में छूट मिलेगी। इसके ऊपर यदि आपका मामला है तो आपको टैक्स में किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। एक बात और मैं बता दूं आपको कि 1 अप्रैल 2023 से अब भारत में जितने भी सोना बिकेंगे वह बिना हॉलमार्क के नहीं बेचा जा सकेगा। अब सारे के सारे सोने पे जो है हॉलमार्क लगा हुआ रहेगा, तभी सोना जो है बेचा जा सकता है। एक तीसरी बात भी है कि भारत में जो टैक्स स्लैब है वह आपको 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। तो आपका ये जो है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं बताना चाहता हूं आपको कि तमिलनाडु में अभी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला आ गया, और इंटरेस्टिंग मामला यह आया कि एक संस्था है भारत की फसाई ने एक दुग्ध उत्पाद के नाम को यह कह दिया कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको ये बताना है कि अभी हाल में किस दूध उत्पादों नाम को लेकर के तमिलनाडु में विवाद उत्पन्न हो गया है। ए दूध, बी मट्ठा, सी दही और डी पनीर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, भारत ने 2006 में एक पारित किया था जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, को कहते हैं फसाई एक्ट।
और फसाई एक्ट के माध्यम से एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण बनाया गया 2011 में, जिसको कहते हैं फसाई। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 2011 में स्थापित किया गया। इसका काम क्या है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सबको उसके मानक के हिसाब से ही आपको उसका उत्पादन करना पड़ता है। और आपको ये बताना पड़ेगा कि सबसे पहले कि आप जो भी फूड यहाँ पर जो भी फूड प्रोडक्ट है, जो भी आप खाद्य सामग्री है, अगर आप उसको बाजार में बेच रहे हो तो वह आपके फसाई के मानक के हिसाब से है या नहीं है, उसकी जांच करानी पड़ती है और उसके बाद आप उसको बेच सकते हो। साथ ही साथ फसाई जो है वो नाम को भी उसको करती है कि आप कौन सा नाम यहाँ पे रख सकते हो, किस नाम से बेच सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तमिलनाडु में फसाई ने एक तमिलनाडु में दुग्ध उत्पाद की एक चीज़ पर उसने कहा कि नहीं, आप इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि अभी हाल में किस उत्पाद नाम को लेकर के तमिलनाडु में विवाद उत्पन्न हो गया। ए दूध, बी मट्ठा, सी दही, डी पनीर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर ले और मैं समझता हूँ कि आपने आंसर जो है टाइप कर लिया होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इसका सही आंसर है दही। इसका सही आंसर है दही। देखिए, फसाई ने जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह जो फसाई है जिसकी स्थापना 2011 में 2006 के एक्ट के माध्यम से किया गया। तो फसाई ने क्या किया है कि फसाई ने कहा कि तमिलनाडु में जो अवनी नाम से जो दही बेची जाती है, और वो दही अवनी नाम से नहीं बेची जाएगी। दही के लिए आपको दही का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब वहाँ पे अब फसाई ने साफ कह दिया है कि आप दही का प्रयोग करेंगे, आप जो है अवनी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए, आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी सही है। इसमें मतलब हो गया कि अभी हाल में किस उत्पादों को नाम को लेकर के तमिलनाडु में विवाद उत्पन्न हो गया। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी विकल्प आपका यहाँ पे सही है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अभी आपको जानकारी थी कि भारत के सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने थे, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कुछ विवाद हो गया था, जिस कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था कि आप जब तक इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर लोगे तब तक आप जो है यहाँ पर चुनाव नहीं करा सकते हो। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई और आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को सॉर्ट आउट भी कर लिया। मामला मैं बता चुका आपको पहले भी, फिर से बता देता हूँ ऐसे कि मामला देखो यह था कि जो रिजर्वेशन वाली सीटें होती हैं, जैसे ओबीसी का या किसी का भी, तो उन सीटों को साइक्लिक आधार पर रखने की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आपके टी में यह प्रावधान किया गया है कि जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज होगी, उस अर्बन लोकल बॉडीज में अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और जो आपके महिलाएं होंगी उनके लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी। और ओबीसी के लिए छोड़ दिया गया कि ओबीसी की सीटें राज्य सरकार यदि करना चाहती है तो कर सकती है, और यदि आरक्षण नहीं देना चाहती है तो आरक्षण नहीं देगी। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव जो नगर निगम का जो अधिनियम है, उस नगर निगम अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो ओबीसी है, मतलब अर्थात अदर बैकवर्ड कास्ट अथवा अन्य पिछड़े वर्ग, उनको आरक्षण दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 700 उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 758 या 758 जो है वह नगर निकाय के अभिकरण है, जिसमें से 17 जो है वो नगर निगम है, 200 जो है वो नगर परिषद है, और 541 जो है वो है आपके 541 है जिसको आप कह सकते हो नगर पंचायत। तो ये कुल मिलाकर के 758 जो ये बॉडीज हैं, इन 758 बॉडीज के लिए यहाँ पे चुनाव होना है। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची में समान वर्ग के कितने महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है? ए है 34, बी है 23, सी है 16 और डी है 30। आप अपने आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें।
और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसका सही आंसर टाइप कर लिया होगा। मैं बताना चाहता हूं कि इसका सही आंसर है A34। इसका सही आंसर है A34। समान वर्ग के लिए यहां पर कुल 88 सीटें दी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए 34 सीटें हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि यह जो 23 सीट है यह ओबीसी के महिलाओं के लिए, 16 सीटें जो है एससी के महिलाओं के लिए, और जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उस अदर बैकवर्ड कास्ट पुरुषों के लिए कुल 30 सीटों का यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया है। यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ आपको कि महिलाओं की जहां तक बात है तो जो जनरल महिलाएं हैं उनके लिए 34 सीटों का रिजर्वेशन है। जो आपकी ओबीसी महिलाएं हैं उन ओबीसी महिलाओं के लिए 23 सीटें रिजर्व की गई हैं। जो आपकी क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं उनके लिए 16, और जो आपके ओबीसी मेल हैं, तो मैं यहाँ पर यह जो आपकी बातें कर रहा हूँ यह देखो 758, यहाँ पर वार्ड की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है 758 में से आपका ये हो गया आपका नगर निगम, यह हो गया आपका नगर निगम जिसकी संख्या है 541 नगर निगम। फिर आपका हो गया नगर परिषद, और सॉरी नगर निगम जिसकी संख्या है 17 संख्या है 17। फिर आपका हो गया नगर परिषद जिसकी संख्या है 200। फिर हो गया आपका हो गया नगर पंचायत जिसकी संख्या है 541। तो इसमें से बात हो रही है कि यह कुल मिलाकर के जो 758 है, इस 758 में जो अध्यक्ष के पद होंगे उसमें जनरल महिलाओं के लिए 34 सीटें रिजर्व है, ओबीसी के लिए 23 सीट, शेड्यूल कास्ट के लिए 16 सीटें, और जो ओबीसी मेल पुरुष हैं उनके लिए 30 सीटों का यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, भारत त्योहारों का देश है, भारत जो है मंदिरों का देश है, भारत जो है धर्म की नगरी, धर्म का देश है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ईश्वर की आस्था लोगों को इतना ज़्यादा है कि लोग अपने जान प्राण के भी परवाह नहीं करते और वे मंदिरों में एकत्रित हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में अभी जो कल था आपका बृहस्पतिवार अर्थात 30 मार्च 2023 को भारत में जो एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है आपका महाबालेश्वर आपका झूलेलाल मंदिर। तो महाबालेश्वर झूलेलाल मंदिर में एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें पहले तो दावा किया था 14 लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी खबर मिल रही है कि वहां पर 34 लोग जो है वो मारे गए हैं। तो इतने लोगों की जो है वहां पर मृत्यु हो गई एक बावड़ी के छत के ढहने से, मतलब कुआं का जो है वो छत जो है वो ढह गया, और जिससे उसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि यह घटना कहाँ घटी है? ए जबलपुर, बी भोपाल, सी इंदौर, डी उज्जैन। देखो मैं बता दूं ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहे थे तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया। तो आप यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है इंदौर, मतलब सी विकल्प सही है कि रामनवमी की पूजा में शामिल किस स्थान पर महाबालेश्वर मंदिर की दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंदौर, आंसर हो जाएगा इंदौर। तो देखिए समय की व्यवस्था है, मैं इतना ही क्वेश्चन आज करा पाऊंगा आपको, बाकी बात मैं आपको बता देता हूँ कि सैटरडे और संडे को आपकी कोई क्लास नहीं चलती। आपसे उम्मीद की जाती है कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसके आप नोट्स बना करके और उसको आगे सही से रिवाइज करते रहो। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि जब आपके 1-1.5 महीने बीत जाएंगे तो मैं इसका एक टेस्ट लूंगा, और जो विद्यार्थी इस टेस्ट में सबसे अच्छा नंबर करेंगे तो उन 5 विद्यार्थियों को मैं पॉलिटी की किताब जो मेरी किताब है वो किताब मैं आपको भिजवाऊंगा। आप जो बच्चे जो है टेस्ट की मेरे पास व्यवस्था है, मैं टेस्ट ले लूंगा, और जो 5 विद्यार्थी जो सबसे ऊपर आएंगे उनको मैं आपको किताबें दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलिए हम लोग एक बार नेत्रों को बंद करके और इसके बाद थोड़ा सा भगवान की जो है वो प्रार्थना कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर देखिए आपको मैं टिक कर दूं कि यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका
सही आंसर आपका इंदौर सही हो गया। चलिए तो नेत्र को बंद करें और बंद करके ईश्वर की को याद कर लेते हैं हम लोग। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। ओम शांति। हरि ओम।